पृथ्वी पर बहुत सारे जीव-जंतु पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई पाए जाते हैं। तो इन सभी की यदि स्टडी करनी हो, इन सभी में से किसी भी जीव की स्टडी करनी हो, तो हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यानी कि जीवों को अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत होती है, अलग-अलग ग्रुप में रखने की ज़रूरत होती है, जिससे उनके क्लासिफिकेशन में सरलता हो सके और उनकी स्टडी हम साधारण से कर सकें। इसलिए जीवों की स्टडी के लिए जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करने की ये प्रक्रिया को यानी कि इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बायो की यह ब्रांच यानी कि जिस ब्रांच में हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं या फिर उसी को सिस्टमैटिक्स या वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यदि हम टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखें तो होता है इसमें द मेथड ऑफ प्लेसिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस on the basis of their similarities and dissimilarities. Is called classification. मीन्स कि ये कि द मेथड ऑफ प्लेसिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि जीवों को किसी भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स को अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करना, अलग-अलग क्लासेस में डिवाइड करने की जो ये प्रक्रिया होती है, जो ये प्रोसेस होती है, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर, यानी कि उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जब इसे यानी कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ यानी कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर जब जीवों को अलग-अलग ग्रुप में और अलग-अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। और बायो की इस ब्रांच को यानी कि जिस ब्रांच में क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है, क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं। एंड दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी is called taxonomy or systematics. तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब ये तो वर्गीकरण की सिर्फ एक परिभाषा थी, यानी कि टैक्सोनॉमी की सिर्फ एक परिभाषा है कि किस तरीके से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण की इस शाखा को यानी कि इस ब्रांच को, बायो की इस ब्रांच को क्या कहते हैं। बायो की ये ब्रांच होती है टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं और जीवों को ये जानते हैं कि पृथ्वी के किस जीव को किस ग्रुप में रखा गया है और किस तरीके से रखा गया है और उनमें समानताएं और असमानताएं क्या हैं। तो जब भी जीवों के क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उन जीवों को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, यानी कि वर्गीकरण उनका किस तरीके से किया गया है और किन ग्रुपों में उनको डिवाइड किया गया है और उनमें समानताएं और असमानताएं क्या हैं।
और ये भी समझते हैं कि जीवों का नामकरण किस तरीके से किया गया है और नामकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जीवों को एक निश्चित नाम देने की आवश्यकता पड़ी। तो आगे देखते हैं कि जीवों का नामकरण किस तरीके से किया गया। तो समझते हैं कि जीवों का नामकरण किस तरीके से किया गया और क्यों आवश्यकता पड़ी जीवों के नामकरण की, यानी कि जीवों को एक निश्चित नाम देने की क्यों आवश्यकता पड़ी, एक ऐसा नाम देने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि पूरे विश्व में उसे उसे नाम से जाना जाए। तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि उनका अलग-अलग भाषा में अलग-अलग नाम होता है। जैसे इंसान को ही हिंदी में इंसान कहते हैं या फिर मानव कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं, तमिल में कुछ और कहते होंगे या फिर किसी अन्य देश की भाषा में कुछ और कहते होंगे। इसी तरीके से सभी जीवों का अलग-अलग नाम होता है, सभी जीवों को अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग तरीके से बोला जाता है। यदि हम अपने देश में कौवा को हिंदी में कौवा कहते हैं या फिर इंग्लिश में क्रो कहते हैं, तो अलग-अलग भाषाओं में इसी तरीके से उसे अलग-अलग नामों से जाना जाता होगा। हम ये नहीं कह सकते कि उस जीव को सिर्फ़ उसी साधारण नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए, जिसे हम छोटी-सी चिड़िया कहते हैं यानी कि गौरैया होती है, स्पैरो। यदि एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए जिसे हम गौरैया के नाम से जानते हैं, एक छोटी-सी चिड़िया होती है, स्पैरो। गौरैया को उत्तर भारत में यानी कि हम अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गौरैया को हम हिंदी में गौरैया बोलते हैं। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में उसे गौरैया बोला जाता है, यानी कि हम लोग सभी उसे गौरैया के नाम से जानते हैं, जो छोटी-सी चिड़िया होती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में इसी चिड़िया को यानी कि गौरैया को पिचूका के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में हम जानते हैं कि इंग्लिश भाषा में उसे स्पैरो कहते हैं या फिर हाउस स्पैरो कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्पैरो या फिर हाउस स्पैरो कहते हैं। और इसी तरीके से स्पेन में इसे पार्डल के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्पेन में पार्डल के नाम से जाना जाता है और नीदरलैंड में इसे मुस्ट कहते हैं। नीदरलैंड में मुस्ट और यहाँ पर पार्डल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जापान में स्पाइरो को यानी कि गौरैया को सुजोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमने देखा कि स्पैरो को किस तरीके से अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग देश में किस अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
यानी कि हम अपनी भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में उसे गौरैया बोलते हैं, जो हमारे क्षेत्र में बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में पिचूका के नाम से जानते हैं। यदि हमारे देश में ही प्रदेश बदल गया, तो इस चिड़िया का यानी कि इस पक्षी का, इस बर्ड का नाम भी बदल गया। तो हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं और सभी प्रदेशों में अलग-अलग भाषाएँ होती हैं। तो सभी प्रदेशों में उन सभी भाषाओं में अलग-अलग तरीके से उनके इस पक्षी के नाम भी अलग-अलग तरीके से होंगे। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश में यानी कि इंग्लैंड में हाउस स्पैरो या फिर स्पैरो के नाम से जाना जाता है और स्पेन में इसे पाइडल के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में इसे मुस्ट कहते हैं और जापान में इसी स्पैरो को सुजून के नाम से जाना जाता है। तो यदि हमें इस स्पैरो की स्टडी करनी हो, यानी कि गौरैया चिड़िया की हमें यदि स्टडी करनी हो, तो यदि हम अपने देश में रहेंगे, तो हम उसे गौरैया के नाम से जानेंगे, यानी कि गौरैया के नाम से उसे उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन यदि अलग भाषाओं के क्षेत्र में जाते हैं, तो उनको अलग भाषा से जाना जाएगा, यानी कि अलग तरीके से उसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए हमें एक ऐसे नाम की ज़रूरत होगी, हमें एक ऐसे क्लासिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी कि इस गौरैया को पूरे विश्व में हर भाषा में एक ही नाम से जाना जाए। यानी कि किसी भी जीव को यदि एक ही नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा, तो उसकी स्टडी भी सरल हो जाएगी और उसका क्लासिफ़िकेशन भी सरल हो जाएगी। यानी कि उसका जो ग्रुपिंग मेथड है, अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है, वो सरल हो जाएगी और उसके बाद उस जीव की स्टडी भी हम सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने गौरैया को देखा, उसी तरीके से हर जीव को, इस पृथ्वी के हर जीव को अलग-अलग भाषा में अलग-अलग तरीके से जाना जाता है, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो हर जीव को एक ऐसे नाम की ज़रूरत होती है, जिस नाम से उसे पूरे विश्व में जाना जाए, जिससे उस जीव की स्टडी सरल हो सके। तो आगे देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर की डेफिनिशन क्या होती है। तो किसी भी जीव की जब खोज होती है, तो खोज होने के बाद उसकी स्टडी की जाती है और उसकी स्टडी करने के लिए, किसी भी जीव की स्टडी करने के लिए उसको क्लासिफिकेशन में एक निश्चित जगह दी जाती है, यानी कि एक निश्चित तरीके से उसको ग्रुपिंग की जाती है, उसको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग-अलग ग्रुपों में रखा जाता है उसे। और उसके बाद उस जीव को एक ऐसा नाम दिया जाता है, एक ऐसा स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिससे उस जीव को पूरे विश्व में जाना जाए, यानी कि उसी नाम से पूरे विश्व में उसे पहचाना जाए। और उस जीव को इस तरीके से एक निश्चित नाम देने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को नामकरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनिशन समझते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म determining its place in the classification of living organism and giving it a definite name is called nomenclature। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी जीव की जब डिस्कवरी हो जाती है, यानी कि खोज हो जाती है, उस जीव को खोजा जा चुका होता है, तो उसकी डिस्कवरी के बाद उस ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उस जीव का, उस जंतु का या फिर कोई भी इस पृथ्वी का कोई भी जीव हो, उसके कैरेक्टर का निर्धारण होता है। यानी कि उसे देखा जाता है कि उसमें कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं और उन कैरेक्टर के आधार पर देखा जाता है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उस क्लासिफिकेशन में किस तरीके से मैच होता है, किस तरीके से उसकी समानताएँ हैं और किस तरीके से उसमें असमानताएँ हैं। उसके आधार पर उस क्लासिफिकेशन में सभी ग्रुपों में उसे डिवाइड किया जाता है
यानी कि उस क्लासिफिकेशन में कौन-सा स्थान उसे मिलेगा, मतलब कि उस जीव को उस क्लासिफिकेशन में कौन-सा उसे स्थान मिलेगा, यानी कि किस ग्रुप में उसे रखा जाएगा, ये जब निर्धारित हो जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को एक निश्चित नाम दिया जाता है। एक ऐसा नाम जिस नाम से उसे पूरे विश्व में जाना जाए। तो उसके नाम रखने की इस प्रक्रिया को, यानी कि इस प्रोसेस को नामकरण कहते हैं या फिर नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब समझते हैं कि जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि जीवों के नामकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें उसे एक निश्चित नाम देना ही ज़रूरी है। हम जिस भाषा में जान रहे होते हैं, हम जिस भाषा में जीवों को जिस नाम से जानते हैं, वो भी नाम तो चल सकता है, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसे नाम की ज़रूरत होती है, जिसे उस नाम से पूरे विश्व में उस जीव को जाना जाए। तो जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा कि एक ही जीव को अलग-अलग भाषा में अलग-अलग तरीके से जाना जाता है, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो यदि हमें उसकी स्टडी करनी हो, तो अलग-अलग नामों से यदि जाना जाएगा, तो अलग-अलग क्षेत्र में जब हम स्टडी करने जाएँगे, तो उसके नाम बदल जाएँगे और उसके लक्षण भी बदल सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग नामों से उनके लक्षण भी अलग-अलग हो सकते हैं। इस वजह से उनकी स्टडी करने के लिए हमें एक नाम की आवश्यकता होती है, एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है जिससे उसे पूरे विश्व में जाना जाए। और जीवों के नामकरण के बारे में एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने जीवों के नामकरण की आवश्यकता को समझा और समझा कि जीवों के नामकरण के लिए एक निश्चित नाम का होना ज़रूरी है, जिससे उन जीवों की स्टडी सही से की जा सके। और जीवों के नामकरण के लिए एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने समझा कि जीवों का नामकरण ज़रूरी है, जीवों का नामकरण करना ज़रूरी है। और एक ऐसा नाम होना ज़रूरी है, किसी भी जीव का एक ऐसा नाम होना ज़रूरी है, जिससे उस जीव को पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। जिससे उस जीव की स्टडी हो सके और साधारण से उसे जाना जा सके, उसे पहचाना जा सके। यानी कि उस जीव को उसी नाम से पूरे विश्व में पहचाना जा सके। तो जीवों के नामकरण की इस प्रक्रिया में कैरोलस लिनियस ने बताया कि जो भी नाम रखा जाएगा, यानी कि जीव का कोई भी जो यूनिक नाम रखा जाएगा, उसे साइंटिफिक नेम के नाम से जाना जाएगा, यानी कि बायो साइंटिफिक नेम। यदि कोई जंतु का नाम है, तो उसे जूलॉजिकल नेम के नाम से जाना जाएगा, या फिर कोई प्लांट है तो उसे बॉटेनिकल नाम से जाना जाएगा। होते वो दोनों साइंटिफिक नाम ही हैं। यानी कि बायो साइंटिफिक नाम में जो जीवों का नाम रखा जाएगा, उसे जूलॉजिकल नाम कहा जाएगा, और जो पौधों का नाम रखा जाएगा, उसे बॉटेनिकल नाम कहा जाएगा। तो जीवों के नामकरण की इस प्रक्रिया में कैरोलस लिनियस ने बताया कि जीवों का जो यूनिक नाम रखा जाएगा, उसे साइंटिफिक नाम कहा जाएगा, यानी कि साइंटिफिक नेम कहा जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक नाम कहा जाएगा, जिस नाम से उस जीव को पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो कैरोलस लिनियस ने 1758 में इस वैज्ञानिक नाम के, यानी कि जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में बताया था। साइंटिफिक नेम या फिर उसी को बायो साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं, यानी कि जीव वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं या फिर वैज्ञानिक नाम पर कह सकते हैं। कैरोलस लिनियस ने 2 बुक लिखी थी, एक जेनरा प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की 2 बुक आती हैं। एक है सिस्टमा नेचुरी और एक है जेनरा प्लांटेरम। कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक में 4378 एनिमल्स को क्लासिफाई किया। यानी कि कैरोलस लिनियस ने 4378 4378 एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया और सभी का नामकरण किया, सभी को साइंटिफिक नेम दिया।
और उसे सिस्टमा नेचुरी में प्रकाशित किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी टैक्सोनॉमी, पूरी वर्गीकरण विज्ञान में कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इनको, यानी कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि वर्गीकरण के पिता कहते हैं, या फिर वर्गीकरण विज्ञान के पिता कहते हैं। और जेनरा प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट्स को 24 क्लासेज में डिवाइड किया, यानी कि सिस्टमा नेचुरी में 4378 एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया और उनको एक निश्चित नाम दिया और उनको एक निश्चित स्थान दिया, क्लासिफिकेशन में एक निश्चित स्थान दिया। और जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को जेनरा प्लांटेरम में 24 वर्गों में डिवाइड किया, यानी कि उन सभी प्लांट्स को जेनरा प्लांटेरम नाम की बुक में इन्होंने 24 वर्गों में उन सभी प्लांट्स को डिवाइड किया। क्लास को वर्ग कहते हैं, वर्ग। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण क्लासिफिकेशन में, संपूर्ण वर्गीकरण विज्ञान में कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट्स का डिवीजन किया था, सभी का क्लासिफिकेशन किया था और सभी के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा और किस तरीके से उनको नाम दिया जाएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जीवों के क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस साहब का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे जीवों का क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन में एक निश्चित स्थान उन्हें दिया। इसीलिए कैरोलस लिनियस साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण विज्ञान के पिता। तो अब आगे समझते हैं कि जीवों का नामकरण किस तरीके से रखा गया और किस तरीके से जीवों का नामकरण किया गया, यानी कि जीवों का जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है, उसे किस तरीके से रखा जाएगा। तो आगे समझते हैं कि जीवों के नामकरण की प्रक्रिया में किन किन मेथड्स का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है, यानी कि द्विनाम नामकरण है, वो क्या होता है, यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो कैरोलस लिनियस साहब ने बताया कि किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम जो रखा जाएगा, यानी कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा, उसमें दो नाम होंगे, एक जेनेरिक नाम होगा और एक स्पेसिफिक नाम होगा। जेनेरिक नाम यानी कि जीनस का नाम होगा, जीनस यानी कि वंश का नाम, और स्पेसिफिक नाम यानी कि जीव के स्पीसीज का नाम, यानी कि जीव में जो पहला नाम होगा वो जेनेरिक होगा, यानी कि जीनस का नाम होगा, और जो दूसरा नाम होगा वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि स्पीसीज का नाम होगा। तो यदि हम कैरोलस लिनियस साहब के अनुसार देखें तो अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस, द साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। फर्स्ट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम जिसे हम जीनस कहते हैं, और सेकेंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम, जिसे हम स्पीसीज कहते हैं। जीनस मीन्स वंश होता है और स्पीसीज मीन्स जाति होती है, यानी कि किसी भी वैज्ञानिक नाम में, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम जाति का होता है, यानी कि पहला नाम जेनेरिक होता है, जेनेरिक नेम यानी कि जीनस का नाम, स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीसीज का नाम, जीव की जाति का नाम।
तो इस तरीके से कैरोलस लिनियस के अनुसार जो जीव का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीशीज़ का नाम होता है, यानी कि वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। तो यदि हम एग्ज़ाम्पल देखें, यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, होमो सेपियंस। अब इसमें से जो होमो है वो जीनस का नाम है, यानी कि इंसान के जीनस का नाम है, ह्यूमन के जीनस का नाम है, और जो सेपियंस है वो इंसान की जाति का नाम है, यानी कि इंसान की जो जाति होती है वो सेपियंस होती है। होमो इज द नेम ऑफ जीनस ऑफ ह्यूमन एंड सेपियंस इज द नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ ह्यूमन। जीनस एंड स्पीसीज। तो कैरोलस लीनियस के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 नामों से बना होता है। एक जीनस का नाम होता है, एक स्पीशीज का नेम होता है। जीनस के नाम को जेनेरिक नेम कहते हैं और जो स्पीशीज का नाम होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है, यानी कि जाति का नाम स्पेसिफिक होता है और जीनस का नाम यानी कि वंश का नाम जेनेरिक होता है। तो जीवों के नामकरण की इस प्रक्रिया में हम समझ सकते हैं कि जीवों का जो नामकरण है उसकी प्रक्रिया में 2 नाम होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक नाम में किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 नाम होते हैं। एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीशीज का नाम होता है। इसलिए नामकरण की इस प्रक्रिया को, यानी कि इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति या फिर द्विनाम नामकरण। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैरोलस लीनियस के अनुसार जो जीवों का नामकरण होता है, यानी कि जीवों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 नामों से मिलकर बना होता है। पहला जीनस का नाम होता है यानी वंश का नाम होता है जिसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा जाति का नाम होता है यानी कि स्पीशीज का नाम होता है जिसे हम स्पेसिफिक नेम कहते हैं। और किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 नामों से मिलकर बना होता है, एक जीनस और स्पीशीज। जीवों के नामकरण को यदि हम आगे समझें तो कोई भी जीव होता है जो एक ही जीव जाति का है, यानी कि एक ही जाति का है, जो जिसकी एक ही स्पीशीज है। अब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और उन अलग अलग क्षेत्रों में इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अलग अलग होगी। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण, उन पर्यावरणीय स्थितियों के कारण उन जीवों में बहुत सारी डिसिमिलरिटीज उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि असमानताएं पैदा हो जाती हैं। जिस कारण से यदि हम उन सभी जीवों को, यानी कि उन अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले सभी जीवों को जो एक ही प्रजाति के हैं, यदि उन सभी को इन्हीं 2 नामों से जानेंगे, यानी कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के नाम से ही जानेंगे, तो हम उनके सभी लक्षणों को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, यानी कि उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण से वैज्ञानिकों को अनुभव हुआ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ में यदि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हो, यानी कि एक ऐसा नामकरण, जीवों के नामकरण का एक ऐसा नामकरण जिसमें 3 नाम हो, यानी कि जीवों के वैज्ञानिक नाम में एक जेनेरिक नेम हो जाएगा, एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा और एक सब स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, यानी कि जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज। जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो उसे भी हम वैज्ञानिक नाम ही कहेंगे, उसे भी हम साइंटिफिक नेम के नाम से ही जानेंगे। लेकिन उस साइंटिफिक नेम में 3 नाम होंगे, पहला जीनस का नाम, दूसरा स्पीशीज का नाम और तीसरा सब स्पीशीज का नाम। इसलिए उसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि त्रिनाम पद्धति या त्रिनाम नामकरण कहते हैं। तो आगे समझते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। अब इसमें समझते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि त्रिनाम पद्धति क्या होती है, यानी कि नामकरण की त्रिनाम पद्धति क्या होती है और यानी कि त्रिनाम नामकरण क्या होता है।
अब मान लीजिए कि एक ही जीव जाति के बहुत सारे सदस्य हैं और वो सभी सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों का अलग-अलग एनवायरमेंटल कंडीशन भी अलग-अलग होगा। यानी कि जो स्पीशीज़ हमारे देश में रह रही है, तो उससे हमारे देश जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा और वही देश यदि दूसरे देश में रहने लगे, यानी अमेरिका में रहने लगे या फिर जापान में रहने लगे, तो उसको उस देश के जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो जीव विकसित हो जाएँगे, उसी के अकॉर्डिंग वो जीव परिवर्तित हो जाएँगे और उनमें उसी के अकॉर्डिंग लक्षण विकसित होने लगेंगे। तो यदि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने के कारण उनमें इतने सारे लक्षण विकसित हो जाएँ कि वहाँ के रहने वाले यानी कि दूसरे देशों में रहने वाले जीव और हमारे देश में रहने वाले जीवों में जो समानताएँ हैं वो बहुत कम हो जाएँ और विभिन्नताएँ बहुत ज़्यादा हो जाएँ या फिर समानताएँ पाई जाएँ लेकिन विभिन्नताएँ बहुत सारी हो जाएँ। हम ये जानते हैं कि वो दोनों प्रजातियाँ यानी कि वो सभी प्रजातियाँ एक ही जाति की हैं, एक ही स्पीशीज़ की हैं, लेकिन फिर भी उनमें विभिन्नता आ जाती है। तो यदि हम उन अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाली जीव जातियों को सिर्फ़ 2 नाम से जानेंगे यानी कि जीनस और स्पीशीज़ के नाम से जानेंगे, तो ये सही ना होगा क्योंकि हम यदि जीनस और स्पीशीज़ के नाम से ही जानते हैं, तो उनके जो लक्षण हैं, उनको स्टडी कर पाना असंभव हो जाएगा यानी कि उनको स्टडी कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इस वजह से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति का विकास किया, एक ऐसे नोमेनक्लेचर का विकास किया जिससे उन अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को एक निश्चित नाम मिल सके और उनकी स्टडी की जा सके। जैसे यदि हम ह्यूमन की बात करें तो होमो सेपियंस के विकास हुए बहुत समय बीत चुके हैं। होमो सेपियंस का विकास होमो इरेक्टस से हुआ था। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का विकास हुआ और होमो सेपियंस ने विकास करके हमारे जैसे एनिमल्स का विकास किया। अब यदि हम आधुनिक मानव की तुलना उस पुराने मानव से करें यानी कि उस पुराने होमो सेपियंस से करें, तो उनमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी असमानताएँ हैं। तो दोनों को हम उस समय के होमो सेपियंस को और आज के होमो सेपियंस को दोनों को हम होमो सेपियंस के नाम से जानें, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यानी कि दोनों के लक्षणों को एक साथ रख पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन होगा। क्योंकि दोनों मानवों में उस समय के होमो सेपियंस में और आज के होमो सेपियंस में समानताएँ तो बहुत हैं, लेकिन विभिन्नताएँ भी बहुत सारी हैं। इसी कारण से जो आधुनिक मानव है यानी कि मॉडर्न ह्यूमन है, उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस नहीं है, होमो सेपियंस सेपियंस है। मीन्स ये द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस। अब इसमें जो मॉडर्न ह्यूमन है यानी कि आधुनिक मानव है, उसका नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है और होमो सेपियंस सेपियंस में जो होमो है वो जीनस का नाम है यानी कि जेनेरिक नेम है जीनस। जो स्पीसीज है, जो सेपियंस है, उसे जो सेपियंस है वो स्पीसीज का नाम है और अगला सेपियंस सब स्पीसीज का नाम है। यानी कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम होता है वो जेनेरिक नेम होता है यानी कि जीनस का नाम होता है। जो सेकंड नेम होता है वो स्पेसिफिक होता है यानी कि स्पीसीज का नाम होता है और जो थर्ड नेम होता है वो सब स्पेसिफिक होता है यानी कि सब स्पीसीज का नाम होता है। जीनस को हमेशा सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद स्पीसीज को रखा जाता है और सबसे बाद में सब स्पीसीज को रखा जाता है। जीनस का पहला लेटर बड़ा रखते हैं, स्पीसीज का पहला लेटर छोटा रखते हैं और सब स्पीसीज का भी लेटर छोटा रखते हैं, पहला लेटर छोटा रखते हैं। और जब भी हम किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को हाथों से लिखते हैं तो उसे हमेशा अंडरलाइन कर देते हैं और ये अंडरलाइन एक लाइन में पूरा नहीं होना चाहिए। जितने भी वर्ड हैं, अलग-अलग वर्ड को अलग-अलग अंडरलाइन करना चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पहला जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीसीज का नाम होता है और तीसरा सब स्पीसीज का नाम होता है। सब स्पीसीज यानी उपजाति होता है।
यानी कि पहला वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम और तीसरा उपजाति का नाम। इसके अलावा एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं, कौवा यानी कि क्रो। कौवे की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भी बहुत सारी प्रजातियां उपस्थित होती हैं, और यदि कौवे की सभी प्रजातियों के बारे में हम समझें तो पूरे विश्व में कौवे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। हम भारत में भी देखते हैं कि कौवा कहीं-कहीं पर ग्रे कलर का होता है, कहीं पूरा ब्लैक होता है। भारत में ज़्यादातर 2 ही प्रजातियां पाई जाती हैं, एक ग्रे कलर का कौवा और एक ब्लैक कलर का कौवा जो पूरा ब्लैक होता है। कहीं पर आधा ब्लैक और आधा व्हाइट कलर का होता है, कहीं-कहीं पर पूरा व्हाइट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो आगे कौवे के साइंटिफिक नेम को यानी कि वैज्ञानिक नाम को समझते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो। एक कौवा देखा होगा जो गर्दन में ग्रे कलर का होता है और पूरा थोड़ा-सा ब्लैक होता है। एकदम ब्लैक नहीं होता, गहरा ब्लैक नहीं होता, यानी कि डार्क ब्लैक नहीं होता, हल्का ब्लैक होता है, हल्का काला कलर का होता है, लेकिन गर्दन में ग्रे कलर का होता है। उसका साइंटिफिक नेम है कोर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडेंस, यानी कि जो ग्रे ब्लैक होता है, उसका साइंटिफिक नेम है कोर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। इसी तरीके से एक कौवा होता है जो पूरा ब्लैक होता है, एक क्रो होता है जो पूरा ब्लैक कलर का होता है, एकदम डार्क ब्लैक होता है। उसका साइंटिफिक नेम है कोर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस, यानी कि जो डार्क ब्लैक होता है, उसका साइंटिफिक नेम है कोर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। और एक कौवा श्रीलंका में पाया जाता है, वो भी ग्रे ब्लैक ही होता है। उसका साइंटिफिक नेम कोर्वस स्प्लेंडस प्रोटिग्रेटस है, यानी कि जो श्रीलंका में पाया जाता है, यानी कि लंकन जो क्रो होता है वो भी ग्रे ब्लैक ही होता है। उसका नाम है कोर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिग्रेटस। ये लंकन क्रो होता है और ये दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। तो वैसे जो ये कोर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस होता है, ये बर्मा का है, बर्मीज क्रो है। यानी कि यह डार्क ब्लैक क्रो म्यांमार में ज़्यादा पाया जाता है। ये ग्रे ग्रे ब्लैक क्रो इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, और जो ये ग्रे ब्लैक क्रो होता है वो लंका में ज़्यादा पाया जाता है, यानी श्रीलंका में ज़्यादा पाया जाता है। उसका नाम कोर्वस स्प्लेंडस प्रोटिग्रेटस होता है, और जो म्यांमार में यानी कि बर्मा में जो ज़्यादा पाया जाता है वो कोर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस होता है, और जो इंडियन क्रो होता है उसे कोर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस कहते हैं। इन तीनों कौवों में बहुत सारी समानताएं होती हैं और बहुत सारी विभिन्नताएं भी होती हैं, जिस कारण से इनके नाम में यानी कि क्रो के नाम में सब स्पीशीज को भी जोड़ा गया। तो ये होता है जीनस का नाम, ये स्पीशीज होती है, और ये सब स्पीशीज होती है।
यानी कि इन सभी का यदि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करें तो जीनस और स्पीसीज के नाम से इनका बाइनोमियल नेम बनेगा, और यदि हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर करें तो इनके तीनों नामों से यानी कि जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज के नेम से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जीवों के ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्यों आवश्यकता पड़ी। यानी कि जब भी कोई प्रजाति अलग-अलग क्षेत्रों में रहती है, तो बहुत सारी उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उन विभिन्नताओं को बताने के लिए, उन विभिन्नताओं को दर्शाने के लिए एक ही स्पीसीज के सभी सदस्यों को अलग-अलग नाम देने की आवश्यकता होती है। यानी कि स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज लगाना जरूरी हो जाता है, और उसी को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब पृथ्वी के सभी जीवों के नामकरण के लिए एक निश्चित रूल होता है। सभी जीवों का नामकरण करने के लिए एक निश्चित रूल होता है। इन सभी नियमों को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन के अंतर्गत पढ़ते हैं। आईसीजेडएन और आईसीबीएन में बताया गया है कि किस तरीके से जीवों का नामकरण होगा, और किस तरीके से जीवों का वैज्ञानिक नाम प्रकाशित होगा, और किस तरीके से जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है और किस तरीके से छापा जाता है। तो आगे समझेंगे कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन क्या होता है।